गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। और मैं हूँ किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स, और मैं अभी राजकीय कन्या महाविद्यालय 12 में कार्यरत हूँ। और अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं एक ई लेक्चर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर का। और ये हमारी सेकंड यूनिट है, जिसके अंदर अभी हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे उसमें हम लोगों ने फ़िल्टर के बारे में पढ़ना शुरू किया था। और फ़िल्टर के बारे में जब पढ़ना शुरू करते हैं तो ये बात अपने आप आ जाती है कि रेक्टिफायर जो है उसके बारे में। तो उसमें क्या है, जैसे हमने रेक्टिफायर जहाँ अपने पढ़ना शुरू करते हैं तो रेक्टिफायर का तो काम ही यही होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। और जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उनको कम कौन करता है? फ़िल्टर कम करता है। तो अभी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था पार्श्वबद्ध संधारित्र फ़िल्टर, जिसके अंदर लोड के समांतर क्रम में हमने एक संधारित्र यूज़ किया था, एक कैपेसिटर यूज़ किया था ताकि फ्लक्चुएशन को कम किया जा सके। क्योंकि कैपेसिटर जो होता है उसकी जो प्रतिबाधा होती है XC, वो हम लोग इस लोड रेजिस्टेंस की तुलना में काफ़ी कम लेते हैं। तो ये इसकी क्या प्रॉपर्टी रहती है कि ये कैपेसिटर जो होता है वो एसी कंपोनेंट्स के लिए बहुत ही लो वैल्यू का प्रतिबाधा जो है वो उपस्थित करता है, जिसकी वजह से जो भी एसी कंपोनेंट्स होते हैं वो कैपेसिटर के थ्रू निकल जाते हैं, और जो डीसी कंपोनेंट बचते हैं वो लोड रेजिस्टेंस जो होता है उसके थ्रू आगे लोड पे हमें मिलते हैं। और हमें लोड पे क्या चाहिए? डीसी ही चाहिए। ठीक है, तो इसी में एक अब नया एक फ़िल्टर है जिसमें हम लोग कैपेसिटर की जगह इंडक्टर जो है वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम है वो आपको ऊपर दिखाया गया है। पहला डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट यूजिंग अ सीरीज इंडक्टर filter, and second is full wave rectifier using a series inductor circuit filter। तो जो हाफ वेव है उसके अंदर इंडक्टर शो किया गया है वो डायोड के सीरीज़ में, और फुल वेव में भी डायोड की सीरीज़ में एक इंडक्टर जो है वो शो किया गया है। तो ये किस तरीके से काम करता है पहले वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली कि जैसे मैं ये थोड़ा सा थ्योरी आपको पढ़ के बता देती हूँ, और फिर जो पॉइंट्स रहेंगे एक्सप्लेन करने के वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। दिष्टकारी के लोड के श्रेणी क्रम में उच्च प्रेरकत्व की एक प्रेरक कुंडली प्रयुक्त कर दी जाती है, जो क्या करती है? अधिक लोड धाराओं के लिए उर्मिका कम करती है। जब निर्गत धारा औसत मान से अधिक होती है तो धारा वृद्धि से प्रेरक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित हो जाती है, और जब धारा कम होने लगती है तो स्वप्रेरकत्व के द्वारा कुंडली में अतिरिक्त विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है, जो लोड में धारा घटने का विरोध करता है। अतः लोड में प्रवाहित धारा के जो फ्लक्चुएशन है वो फिल्टर से कम हो जाते हैं। यह कुंडली प्रत्यावर्ती धारा घटकों के लिए उच्च प्रतिबाधा उपस्थित करती है, और दिष्ट धारा घटकों के लिए प्रतिबाधा नगण्य होती है अल्प प्रतिरोध के कारण। अतः प्रत्यावर्ती घटकों का कुंडली पर वोल्टता पतन होता है। यानी कि अब देखिए इसका क्या काम कैसा रहता है कि जैसे हम लोगों ने जब कैपेसिटर यूज़ किया था तो कैपेसिटर तो क्या करता है कि जो एसी कंपोनेंट्स होते हैं उनको बाईपास देता है, एक अलग रास्ता देता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो ये इंडक्टर जुड़ा हुआ है, ये इंडक्टर क्या करता है? एसी कंपोनेंट्स जो होते हैं उन एसी कंपोनेंट्स को का जो जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होता है वो इस इंडक्टर पर ही हो जाता है। ये एसी कंपोनेंट्स के लिए अनंत मान की प्रतिबाधा उपस्थित करता है। ठीक है, तो सारे एसी कंपोनेंट्स जो है वो यहीं पर उनका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, वो यहीं रुक जाएंगे। और ये इंडक्टर जो है वो जो डीसी कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही कम मान की प्रतिबाधा जो है वो उपस्थित करता है। तो जो डीसी कंपोनेंट्स होते हैं वो यहाँ से निकल करके लोड में चले जाते हैं, और लोड जो होता है उस पर हमें डीसी कंपोनेंट्स जो है वो मिल जाते हैं। अब ये कैसे होता है देखिए, सबसे अंत में एक कर्व दिखाया गया है। इसमें क्या है, ये हमारे जो डैश लाइन से जो वेव शो की गई है ये फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट है, जो ये डैश डैश करके बनाई गई है ना इस तरीके से। ठीक है,
तो ये क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट है। और इसके साथ में ये करंट शो की गई है आई नोट। ठीक है, ये आई नोट एक्चुअल में क्या है, जो डीसी करंट है आई डीसी वो होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब अपने पास जो ये इंडक्टर है उसके अंदर इनिशियली जब सिग्नल अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। और उसके बाद में जब इसका मान एक नियत मान, जैसे वो आई नोट इसमें शो किया गया था, उससे ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर ईएम फील्ड के फॉर्म में एनर्जी जो है, या यूँ कहें वोल्टेज जो है यहाँ पे गेन होने लगती है, या यूँ कहें जो एसी कंपोनेंट्स हैं उनको ये अपने ऊपर उनका वोल्टेज ड्रॉप जो है वो होने लगता है। जैसे ये वाला कर्व शो किया गया है ना यहाँ पे, इसके अंदर जैसे ये है, तो जब औसत मान से ज़्यादा, यानी कि इस वाले पार्ट के लिए बात कर रहा है, ठीक है, तो जब ये वाला हिस्सा आता है तो जो अपना एल है, अपना जो इंडक्टर है, उसके अंदर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित हो जाती है। और जब वोल्टता का मान कम होने लगता है तो ये इंडक्टर जो है उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि इसके कम होने का विरोध करता है, और जो लोड है उस पर धारा के मान में कमी नहीं आने देता है, क्योंकि इसके खुद के पास ईएम फील्ड के रूप में एनर्जी कंजर्व्ड हो गई है, और ये उसको रिलीज़ करेगा, जिससे लोड में जो धारा मान में कमी आ रही है वो कमी जो है वो उसको कंपनसेट कर देगा। तो इस वजह से जो पीक टू पीक फ्लक्चुएशन हो रहे थे वो फ्लक्चुएशन जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आ गई। उसके बाद हम लोग आते हैं इसके मैथमेटिक्स पर। इसका जो मैथमेटिक्स है या इसका जो डेरिवेशन है उस पर आते हैं। हम लोगों ने जब फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था, तो उस फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर हम लोगों ने आउटपुट जो वोल्टेज थी, जो लोड रेजिस्टेंस के टर्मिनल पे हमें आउटपुट मिलती है, उसका फूरिये एक्सप्लेनेशन किया था, या फूरिये एनालिसिस उसका निकाला था। ठीक है, तो फूरिये एनालिसिस जब हम लोग करते हैं किसी जैसे हमने धारा या वोल्टा के लिए निकाला था, तो वो सीरीज़ जो है कुछ ऐसी हमें मिली थी। आप चाहो तो उसको पीछे से स्टडी कर लेना, जिसमें हमने फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा है। तो उसके अंदर जो आउटपुट वोल्टेज है वी नॉट, जिसके अंदर जो 2 EM/पाई है, इसके अंदर जो फर्स्ट वाली टर्म है ना 2 EM/पाई, जो कि एक क्या है, डीसी कंपोनेंट होता है। और उसके बाद में हमें जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में जो कंपोनेंट मिल रहे हैं वो क्या है, एसी कंपोनेंट्स हमें मिल रहे हैं डीसी के अंदर। तो इसके अंदर जैसे ये 2 EM/पाई है, वो तो क्या है, सिर्फ एक डीसी कंपोनेंट है, और बाकी जो ओमेगा वाले टर्म्स हमें मिली हुई हैं वो क्या है, एसी कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं। तो इसके बारे में हमने पहले ही स्टडी कर लिया था। जो फर्स्ट टर्म हमें मिलती है एसी कंपोनेंट्स की, उसके अंदर क्या होता है, जैसे 2 ओमेगा, तो जो इनपुट सिग्नल हमने अप्लाई किया था उसके अंदर क्या होता है, इनपुट सिग्नल के अंदर जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो ओमेगा होती है, और हमें यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी मिली है वो 2 ओमेगा, यानी कि इसमें जो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता के बराबर आवृत्ति का तो कंपोनेंट हमें मिलता नहीं है, उससे दुगुना और उससे 4 गुना, यानी कि सम संख्या में जो सन्नादी होते हैं वो उपस्थित रहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा रिकॉल कर लिया है उसके बारे में। ठीक है, इस प्रेरक कुंडली जो होती है वो दिष्ट धारा के लिए नगण्य प्रतिबाधा उपस्थित करती है, और कुल दिष्ट वोल्टता लोड पर हमें प्राप्त हो जाती है। इनमें से जो डीसी कंपोनेंट है, जैसे EDC = 2 EM/पाई, और इस डीसी कंपोनेंट ये वोल्टता का मान है, और हम यहाँ से धारा का मान जो है वो निकाल सकते हैं IDC, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि EDC = IDC × RL ये होता है। तो IDC जो है वो क्या हो जाएगा, EDC × RL होता है। और वैसे हम लोग इसको क्या रख सकते हैं कि IDC = होता है 2 IM/पाई होता है। तो IM होता है EM/R + RL। ठीक है, IM क्या होता है, EM/R + RL होता है। यहाँ पे R जो है उसको रिमूव कर दिया गया है। क्यों कर दिया है, क्योंकि R जो है वो रेजिस्टेंस होता है अपनी
फॉरवर्ड बायस डायोड और जो सेकेंडरी कॉइल है उसका कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है। जो ये वाला सर्किट है ना अपना, इसके अंदर ये कॉइल का और इस डायोड का कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है आर एस प्लस आर एफ होता है। आर एफ तो फॉरवर्ड बायस डायोड का और आर एस जो है वो सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस होता है। तो इसको आर से लिखते हैं, लेकिन ये रेजिस्टेंस जो होता है वो लोड रेजिस्टेंस आर एल की तुलना में क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर उसको रिमूव कर रहे हैं या यूँ कहीं नेग्लिजिबल मान रहे हैं। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे आ गया 2EM/πRL। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो आउटपुट मिली है उस आउटपुट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि 2 ओमेगा वाला कंपोनेंट है और साथ में क्या है 4 ओमेगा वाला कंपोनेंट है। तो जैसे इसके अंदर द्वितीय व चतुर्थ सन्नादी ये उपस्थित रहते हैं और इनकी आयाम का जो अनुपात है, एम्पलीट्यूड का जो अनुपात है, देखो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर हमें क्या मिला हुआ है, एक तो है 4EM/3π और दूसरा है 4EM/15π। तो इनका जब रेशो लेते हो 1/3 और 1/15, तो ये कितना आता है 5। यानी कि ये किस अनुपात में है, 1:1/5 के अनुपात में है। और इनकी प्रतिबाधाएं जो होती हैं, इनकी प्रतिबाधाएं होती हैं 1:2 के अनुपात में होती है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग धारा की बात करें तो जैसे ये तो इनके वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड है जो सीरीज़ का वो शो किया गया है। साथ में क्या है, इनकी जो प्रतिबाधा है वो शो की गई है। तो इनके जो करंट के लिए हम लोग अगर द्वितीय सन्नादी व चतुर्थ सन्नादी के आयाम का अनुपात लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। करंट के लिए जैसे हमने उसके अंदर डायरेक्ट वेव फूरियर सीरीज़ लिखी है करंट के लिए फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर। तो ये एक्चुअल में ये कहना चाहता है कि इन सब का मान बहुत ही कम है। जो जितने भी आगे एसी कंपोनेंट्स आएंगे उन एसी कंपोनेंट्स का मान क्या है, बहुत ही कम होता है। इसीलिए हम लोग जो है मुख्य जो एसी कंपोनेंट होता है उसके रूप में केवल पहला कंपोनेंट ही ले सकते हैं। तो जो मुख्य प्रत्यावर्ती घटक है उसका प्रभावी मान क्या आ जाएगा, 4EM/3π/√2। तो इसमें जैसे फर्स्ट कंपोनेंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट में जैसे यहाँ पे ये वाला अपने यहाँ पे है मुख्य जो एसी कंपोनेंट है, यानी कि बाद वालों को हमने क्या है नेग्लिजिबल माना है क्योंकि उनका मान क्या है काफ़ी कम आ रहा है उनके लिए धारा कंपोनेंट का मान। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये 4EM/3π cos 2ωt है, ये जो है वो मुख्य उर्मी का घटक है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, प्रभावी मान निकालेंगे। इसका जो प्रभावी मान है, वैसे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ना उसमें पूरा डिराइव करके लिखा गया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ये जो cos 2ωt है इसका मान हम लोग पूरे टाइम के लिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और इसका रूट ले लेंगे। ओके, धारा का वर्ग माध्य मूल मान जो है वो निकाल लेंगे और उसका क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। तो कोस स्क्वायर जो ओमेगा 2 ओमेगा टी होगा उसको आप लिख दोगे 1 + 2 cos 2 ओमेगा टी। जो साइन में बदल जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 वाली टर्म बचेगी। तो वहाँ पर जो मान आएगा इसका 0 to t के लिए उसको आप लिख लोगे। तो t नीचे बचेगा, t ऊपर बचेगा, तो t से t तो क्या है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि टोटल जैसे वर्ग माध्य मूल मान निकालोगे आप तो 1/t आगे होता है। और जो फॉर्मूला था, सॉरी मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ आपको। जैसे ये है ना cos स्क्वायर 2 ओमेगा टी, तो इसको आप लिखोगे 1 + 2 cos 2 ओमेगा टी। तो इसको तो आप हटा दो, ये बचेगा, बट्टे में आएगा 2, ये आएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन जब करोगे 0 to 2t तो t आ जाएगा और बटे 2, और इसके साथ में 1/t है आगे गुणा में, और ये आ गया, और ये पूरा क्या है रूट में है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 1/√2 बचेगा। तो इस तरीके से हमारे पास
जो मुख्य निर्गत वोल्टता में जो मुख्य प्रत्यावर्ती घटक है उसका प्रभावी मान आ जाएगा 4 EM/3π√2। ठीक है, यह वोल्टता जो होती है वह एल व आर एल के श्रेणी संयोजन पर आपतित होती है। अतः लोड से प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान लेते हैं। जैसे ये पूरा करंट जो है वो आर एल तक जाता है, ठीक है, तो ये पूरा करंट अगर आर एल तक जाता है तो धारा का मान क्या होगा, ये तो क्या है वोल्टेज है, तो धारा क्या होती है V/R, तो ये V है और R क्या है। अब यहाँ पे क्या क्या जुड़े हुए हैं, एक तो इंडक्टर जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पे क्या है RL जुड़ा हुआ है। इंडक्टर के लिए होती है प्रतिबाधा ω/L और इसके लिए होती है RL। तो यहाँ पे इसका मान क्या आ जाएगा 4 EM/3π√2 और इसको डिवाइड कर दिया RL² प्लस 4ω²L²। ये इंडक्टर जो होता है इसकी प्रतिबाधा का मान बहुत ही ज़्यादा होता है RL के कंपैरिजन में, इसीलिए हम लोग RL को यहाँ से हटा देते हैं और 2ω/L इसको रूट से बाहर निकाल देते हैं तो 2ω/L आ जाता है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 से ये 4 गया तो 2 EM बच जाता है और यहाँ पर 2 EM/3π√2ω/L ऐसा कुछ बनेगा ये, है ना। तो अब नेक्स्ट क्या है, जैसे इसने ऊपर इसको सॉल्व नहीं किया है, एज इट इज़ लिखा है, तो हम लोग निकालते हैं श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर का उर्मिका गुणांक। तो उर्मिका गुणांक क्या होता है, हमारी आउटपुट के अंदर जो हमें डीसी चाहिए उसके साथ कितने एसी कंपोनेंट्स मौजूद हैं वो ही क्या कहलाता है, उर्मिका गुणांक कहलाता है। R = IAC/IDC। आप जो है इसकी जगह जैसे IAC/IDC है ना, इसी तरीके से आप ये भी लिख सकते हो EAC/EDC, ठीक है। वोल्टेज की फॉर्म में भी लिख सकते हो और करंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो जब आप यहाँ पर मान रखोगे करंट का, तो यहाँ पे करंट का मान है 4 EM/3π√2 × 2ω/L और इंटू और जैसे ये IDC का मान क्या है 2 EM/πRL, हमने शुरू में ही लिखा था यहाँ पे IDC, ये रहा 2 EM/πRL। ओके, तो ये मान जो है यहाँ पर हम लोग रख देंगे। अब इसको कैंसिल करता है ये, तो कैंसिल करने पे जैसे ये 4 EM तो नीचे भी बन गया, ये गया पाई से पाई चला गया, ठीक है। और क्या बच गया RL 3√2ω/L, ये बच गया RL/3√2ω/L, जिसका मान क्या आता है 1/3√2 जो है ना, ये इसका मान है 0.236। कितना है 0.236, ये है इसका मान। तो यहाँ से /ω/L/RL, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो उर्मिका गुणांक जो है 0.236 तो है इंटू RL/ω/L, यानी कि ये उर्मिका गुणांक जो है वो RL के क्या है अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। यानी कि लोड रेजिस्टेंस के बढ़ाने पर RL जब बढ़ेगा ना, तो RL बढ़ाने से, लोड बढ़ाने से, रेजिस्टेंस बढ़ाने से धारा कम होती है, ठीक है, लेकिन उर्मिका गुणांक जो है वो बढ़ जाता है। और RL अगर अपने घटा देते हैं तो करंट भी बढ़ जाएगा और उर्मिका गुणांक जो है वो घट जाएगा। हम लोग क्या चाहते हैं, उर्मिका गुणांक हमारा घट जाए, ठीक है। तो ये जो इसका बिहेवियर है वो पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर के विपरीत है, क्योंकि पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर के अंदर R जो उर्मिका गुणांक जो होता है ना वो प्रोपोर्शनल होता है 1/FRLC, यानी कि लोड रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। RL बढ़ने से यहाँ पे R कम हो जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या है R इज़ प्रोपोर्शनल टू RL है, तो RL बढ़ने से ये उर्मिका गुणांक जो है वो बढ़ जाता है। इन दोनों का बिहेवियर जो है वो बिल्कुल उल्टा है। ये दोनों ही जो फ़िल्टर होते हैं, ये दोनों फ़िल्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर यूज़ नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इन दोनों में ये दोनों ही क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट फ़िल्ट्रेशन जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इन दोनों का यूज़ नहीं करते हैं। इन दोनों की जगह मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे एल सेक्शन या एल सेक्शन एंड पाई सेक्शन जो फ़िल्टर अब नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे वो यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे एल सेक्शन है, एल का मतलब एल शेप,
ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक इंडक्टर है जैसे, और उसके साथ एक कैपेसिटर जोड़ दिया तो ये एल शेप में। और इसी तरीके से जैसे पाई है, तो पाई मतलब एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है और उसके साथ में फिर एक कैपेसिटर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये एज ए पाई आपको दिखता है। तो उनका यूज़ जो है हम लोग यहाँ पर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा इसका ग्राफ हमने पहले ही इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी कर ही लिया था, आपको बता ही दिया था। तो ये है सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है वैसे तो, पर अगर कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम रहे तो आप पूछ लीजिएगा। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एल सेक्शन और पाई सेक्शन फ़िल्टर जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। हो सकता है हम लोग दोनों जो फ़िल्टर हैं बाकी बचे हुए उन दोनों को एक ही लेक्चर में रिकॉर्ड करें, या मे बी अलग अलग रिकॉर्ड कर लें। तो आप इनको साथ साथ पढ़ते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो पूछिए, स्किप मत कीजिए। जैसे ही वीडियो आपको मिलते हैं उसी दिन उसको स्टडी करने के लिए तैयार रहें, उसी दिन उसको स्टडी कर लें, क्योंकि जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा फिर उसके बाद करंट कम हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू। खुश रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो।